बेगूसराय में देखेंगे, आप लोगों ने बहुत सारा अध्ययन किया है। बेगूसराय को आप कहते हैं कि वो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लेनिनग्राद रहा है, लेकिन जो इंसान जमींदारी के खिलाफ लड़ता है, जमींदार के ऑपरेशन के खिलाफ लड़ता है, वही एंटी कम्युनिस्ट कहलाता है वहाँ। मेरा मानना है कि लोकतंत्र किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है। शायद उनकी भूल रही होगी कि उन्होंने समझ लिया कि मटिहानी विधानसभा उनकी एक विरासत हो गई, रियासत हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। मटिहानी के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। वो गुलामी मंजूर करने वाले लोग नहीं हैं, वो चैलेंज मंजूर करने वाले लोग नहीं हैं, चैलेंज का जवाब वो देते हैं। ये भी सच है कि उन्होंने धड़ल्ले से चुनाव में पैसे का प्रयोग किया। 2 तारीख की रात्रि में भी वो खुलेआम पैसा का वितरण कर रहे थे अपने मोटरसाइकिल के काफिले के साथ। बचपन से ही मैं बाहर पढ़ा, दार्जिलिंग में पढ़ा, सेंट पॉल्स में। उसके बाद मैं अपना मैट्रिक किया एसजीडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल से, जहाँ मेरा बिहार में दूसरा स्थान था। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज से आईएससी किया, रामजस गया 87-90 में, मैं वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो शिक्षा से सरोकार रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में जिस प्रकार से जान रहे हैं कि जितना रोमांच चुनाव से पहले बिहार चुनाव चल रहा था, उतना ही रोमांचक अब चुनाव के बाद भी सरकार बनने की प्रक्रिया में भी हो रहा है। तो कल भी जिस प्रकार से जो विपक्ष है बार बार कह रहा था कि जो किस तरीके से जो बीजेपी है उसकी जीत को लेकर सवाल उठ रहा था, आज भी कहा है कि 19 लाख नौकरी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रोमांच बना हुआ है। लेकिन हम इस वक्त बहुत खास अलग चीज़ आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि लोजपा अपने आप में बड़ी ही यूनिक पॉलिटिक्स इस बार की, खुद को एक तरीके से भगवान श्री राम और हनुमान के भक्त होती है, वैसी पॉलिटिक्स की जो भी है। हम एनडीए के लिए हैं, नीतीश के खिलाफ हैं। हालांकि उनको उतनी सफलता नहीं मिली जिस प्रकार से कैंडिडेट्स की बात की जाए। हालांकि जो कमज़ोर करने की चीज़ है, जो नीतीश कुमार को जो उनका एक एम था, वो उसमें सफल रहे। लेकिन इस बार जीते हैं मटिहानी से राजकुमार सिंह। इनका जब हम प्रोफाइलिंग कर रहे थे कि कौन जीत कर आए हैं, कैसे जीत कर आए हैं, तो कई सारी खास चीज़ें इनके बारे में मिली। तो उस पर चर्चा करेंगे, इनके पास्ट पर, फैमिली, एडुकेशन बैकग्राउंड पर, और आने वाली फ्यूचर पॉलिटिक्स पर कि आने वाले 5 साल में ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अलग चीज़ें पता चली, तो इंटरव्यू के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो राजकुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सिस 24 पे। अब बताइए कि 5 साल मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं दिखता है। पिताजी का एक दिखता है कि एक पार्टी से उनका जुड़ाव था, निकट था। आपको ज़्यादा व्यवसाय या बिजनेस एंगल से देखने की कोशिश है। पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई? देखिए, सच है कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, अगर आपको लगे कि समाज में आपके आने से कुछ बदलाव हो सकता है, तो ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है एक नागरिक होने के नाते। तो मुझे भी लगा कि मटिहानी का, चूँकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, और मुझे लगा कि मटिहानी में कुछ हो नहीं रहा है। एक ही विधायक के लगातार 15 साल बने रहने के बावजूद भी मटिहानी जो डिज़र्व करता था वो उसको मिला नहीं। मेरा भी सपना था कि मटिहानी एक आदर्श विधानसभा के रूप में उपस्थित होता, ऐसा कुछ मटिहानी में हुआ नहीं। और मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, शायद मैं कुछ बदलाव कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं राजनीति में आ गया और अचानक आ गया। लेकिन आपने जो पार्टी चुनी, उसमें कहा जाता है कि उस पार्टी से आपका उतना संबंध तो था नहीं। आपके जो पिताजी थे वो कांग्रेस से निकट थे, तो कांग्रेस महागठबंधन के साथ थी, शायद वो सीट लगता लेफ्ट को चली गई थी। तो आपकी शुरुआती कोशिश क्या सच में, जो खबरों के अनुसार है, कि वो कांग्रेस से ही टिकट पाने की थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने शुरू में कांग्रेस से ही प्रयास किया था मटिहानी से टिकट लेने का, लेकिन चूँकि वो सीट सीपीएम को गई, तो इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और इस प्लेटफॉर्म के तहत ही मैंने लोजपा को चुना। तो लोजपा का आपने चुना, उसमें भी खबर है कि सूरजबान सिंह जी की डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हुआ, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही आप गए हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो क्या भविष्य में क्या लगता है, लोजपा में 5 साल आप रहेंगे, क्योंकि इकलौते विधायक हैं? देखिए, मेरा एकमात्र मकसद मटिहानी का विकास है। मटिहानी के विकास के लिए मैंने लोजपा के प्लेटफॉर्म को चुना। मटिहानी के विकास में मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी प्लेटफॉर्म मटिहानी के विकास के लिए उचित रहेगा, मैं उस प्लेटफॉर्म पे रह के मैं मटिहानी के विकास की बात करूँगा। देखिए, आप विधायक हैं, लेकिन सरकार में रहना और सरकार के खिलाफ रहना, दोनों बड़ा अंतर होता है।
हालांकि लोजपा खुद को कहती है कि हम एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन सत्ता में तो नहीं है। सत्ता सुख जो है वो नहीं मिलेगा, सत्ता में जो शक्ति है वो नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं लगता अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो क्यों ना सरकार का हिस्सा बने? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए की सरकार है। तो ये भी नहीं कह सकते कि हम सरकार के विरोध में हैं, विपक्ष में हैं। सरकार के साथ ही हम हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छा काम होगा, हम अगर अच्छा करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए, तो सरकार का सहयोग हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अब आपके बारे में जैसे हम पढ़ रहे थे तो आपके पिताजी का एक इतिहास है कामदेव सिंह का, कि किस प्रकार से उनका भी वर्चस्व था। उनको रॉबिन हुड भी कुछ लोग कहते थे और कुछ लोग उनको एक तस्कर के हिसाब से भी, दोनों एक नाम है कि भाई रॉबिन हुड भी हैं और तस्कर, क्या बताओ, एक एक्सपर्ट वाली चीज़ भी आती है। तो उस पर क्या ऐसा नज़रिया है आपका? देखिए, ये तत्कालीन राजनीति जो उस वक्त की थी, ये सब उसी की उपज है। मेरे पिता एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे। ये ज़रूर था कि उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी शुरू से थी और वो गरीबों की आवाज़ हमेशा से बनते रहे। उनकी लड़ाई हमेशा ही ज़मींदारी और ज़मींदारों के खिलाफ रही। और आप बेगूसराय में देखेंगे, आप लोगों ने बहुत सारा अध्ययन किया है, बेगूसराय को आप कहते हैं कि वो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लेनिनग्राद रहा है। लेकिन जो इंसान ज़मींदारी के खिलाफ लड़ता है, ज़मींदार के ऑपरेशन के खिलाफ लड़ता है, वही एंटी कम्युनिस्ट कहलाता है वहाँ पे। तो ये बड़ा यूनिक है कि आप जो कम्युनिस्ट की पॉलिटिक्स है वही ज़मींदारों के खिलाफ है, गरीबों के साथ है। आपके पिताजी भी उस प्रकार की आप बता रहे हैं छवि थी, तो फिर वो कम्युनिस्ट के साथ है, उनके खिलाफ, क्योंकि बड़ा ही 1971 का इलेक्शन को भी लेकर कहा जाता है किस प्रकार से बूथ वाली चीज़ें हैं, कैप्चरिंग वाली चीज़ों का भी आरोप मतलब उस तरीके से आज भी कहानियों में है। मैं तो बहुत उस वक्त बच्चा था, मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी आरोप उन पे लगाया गया, वो उन आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। वो तस्कर थे, इस बात का कोई प्रूफ नहीं, लेकिन वो एक रॉबिन हुड की उनकी छवि थी, ये भी मुझे अब पता लगा है, जबकि गरीब लोग खासकर इस चुनाव में 40 साल उनके देहांत होने के बाद जो शायद उस वक्त बच्चे रहे होंगे या 20-25 साल के, 70-75 साल के लोग, वो भी गरीब तबके के लोग, वो उनके नाम को लेके काफ़ी ये थे कि नहीं, वो गरीबों के मसीहा थे, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। तो शायद उनका लड़का है, वो आएगा तो कुछ तो ज़रूर वो भी करेगा। तो ये सच ये है। और बाकी चीज़ जो आप सोचें, ये सब मीडिया में सेंसेशन फैलाने के लिए, बदनाम करने के लिए, चूँकि उस वक्त कम्युनिस्ट का एक वर्चस्व हुआ करता था बेगूसराय में, और वो जिसको जिस तरीके से पेंट करना चाहते थे उसको उसी तरीके से पेंट करते थे। अब आपका अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि माना जाता है बिहार की पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग दबंग के आते हैं या पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। आपने रामजस से ग्रेजुएशन किया, मतलब 90 के दशक में, 90 में आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, फिर आपने लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद आपने व्यापार में रहे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आप पहली बार चुन कर आए हैं और बड़ा ही यूनिक मार्जिन से भी जीत कर आए हैं। तो क्या लगता है, आप किस तरीके से बिहार को देखना चाहते हैं? आपका क्या नज़रिया है कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर आप, क्योंकि आने वाले टाइम में आप एनडीए का बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है सत्ता में आपको हिस्सा मिले, तो क्या कैसी चीज़ें लेकर सामने आएंगे? देखिए, आप पहले मैं आपके इस सवाल को आपके पिछले सवाल से जोड़ के कुछ जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि वो आपके फादर की एक दबंग की भी छवि थी। अमूमन आप देखेंगे कि दबंग के जो घर में बच्चे होते हैं, उनका शिक्षा से कोई ज़्यादा सरोकार होता नहीं है। आप मेरे परिवार में देखेंगे कि मेरे परिवार में आपको एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन सब मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको मेरे परिवार में दबंग नहीं मिलेगा, जो जनरेशन है। शिक्षा से सरोकार रहा मेरा, खुद बचपन से ही मैं बाहर पढ़ा, दार्जिलिंग में पढ़ा, सेंट पॉल्स में। उसके बाद मैं अपना मैट्रिक किया एसजीडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल से, जहाँ मेरा बिहार में दूसरा स्थान था। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज से आईएससी किया, रामजस गया, 87-90 में मैं वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो शिक्षा से सरोकार रहा है। और ये भी कहना कि बिहार में ये रियल में दुखद बात है कि शिक्षित लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये डगर रियल में कठिन है। जितना इसको कठिन बना दिया गया है, एक हैवॉक क्रिएट कर दिया गया है कि यहाँ आना
बड़ा मुश्किल है, रास्ता काफ़ी कठिन है। तो लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए। इस बार मेरी जानकारी में बेगूसराय से ही कम से कम 2 लोग तो ऐसे ज़रूर आए हैं, 2-3 लोग, जैसे मैं हुआ, सर्वेश जी हुए या कुंदन जी ही हुए। ये लोग सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो राजनीति बदलेगी, जब लोग आएंगे इसमें तो राजनीति निश्चित रूप से बदलेगी, और राजनीति में शिक्षित लोगों का आना ज़रूरी है। तभी देश की पॉलिटिकल दशा भी बदल सकती है, हमारे राज्य की दशा बदल सकती है निश्चित रूप से। मेरा आखिरी सवाल है, बड़े यूनिक मार्जिन जीते हैं, 3 कैंडिडेट थे वहाँ पर, त्रिशंकु विधानसभा हो गया, सबको 61,000 कुछ वोट, मात्र 333 वोट 333 से आपको विजय प्राप्त हुई है। तो इस पर क्या कहना है, मतलब इतना लाइट मार्जिन, क्या मतलब किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा लकी नंबर है, आगे आने वाली आपकी जो गाड़ी होगी उसका भी नंबर ऐसा ही रखना चाहिए। देखिए, ये तो लोगों की सोच है, और इस मार्जिन के लिए तो कोई हम जिम्मेदार है नहीं। ये बाय चांस है कि 333 से मेरा विन हुआ, और जितने भी तीनों कैंडिडेट थे वो ऑलमोस्ट हम लोग विद इन 1000 के रेंज में सबके मार्जिन रहे। तो ये सिर्फ एक चांस है। समर्थकों को लगता है कि 333 लकी नंबर है, तो वो अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, गाड़ी का नंबर ये वो, ऐसा कुछ है नहीं। अब आपके विरोधी जो थे वो जेल, मतलब पैसे वैसे बांटने का कोई मामले में फंस गए, और उन्होंने चैलेंज भी किया था कि एक तरीके से कि अगर हार जाऊंगा तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। उस तरीके की चीज़ को कैसे ये मैं, देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है। शायद उनकी भूल रही होगी कि उन्होंने समझ लिया कि मटियानी विधानसभा उनकी एक विरासत हो गई, रियासत हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। मटियानी के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। वो गुलामी मंजूर करने वाले लोग नहीं हैं, वो चैलेंज मंजूर करने वाले लोग नहीं हैं, चैलेंज का जवाब वो देते हैं। ये भी सच है कि उन्होंने धड़ल्ले से चुनाव में पैसे का प्रयोग किया। 2 तारीख की रात्रि में भी वो खुलेआम पैसा का वितरण कर रहे थे अपने मोटरसाइकिल के काफिले के साथ। प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ, उनको गिरफ्तार किया, 4-5 घंटे वो डिटेन रहे, और डिटेंशन के बाद उनको बेल लेकर बाहर आना पड़ा। एक अच्छा मैसेज निश्चित रूप से गया होगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो इनविंसिबल है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मटियानी की जनता ने उनको जवाब दिया। इस लोकतंत्र में कोई इनविंसिबल नहीं होता है। आप जिनकी कृपा से बनते हैं, विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, आपको उनकी ताकत को, उनकी सत्ता को मानना पड़ेगा। जल्दी मान लीजिए बेहतर है, देर से मानेंगे तो आपको तकलीफ होगी। कल आप किसकी बात मानेंगे? कल स्पीकर का चुनाव होने वाला है, आप किस तरफ रहेंगे? क्योंकि आप तो कांग्रेस के करीबी रहे हैं, तो कांग्रेस टिकट मांग रहे थे, तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे, या फिर जो पार्टी के लाइन है उसी पे कायम रहेंगे? देखिए, कांग्रेस मेरे लिए इतिहास हो गया, और मैंने अभी भी कहा कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। तो कल तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए एनडीए के पक्ष में ही वोट करूंगा। तो ये थे राजकुमार सिंह, जिनसे आपको परिचय कराना था। तो मटिहानी के बड़े यूनिक बेगूसराय के जो लाल दीवार कही जाती है, वहाँ से उन्होंने जीत प्राप्त की। तो यही एक चीज़ दिखानी थी। अब देखना है कल का कैसा दिन बीतता है, और कल क्या विधानसभा में रहेगा। लगातार खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।